Hello friends, how are you? Welcome to Surendra Study Solution. Today we are going to discuss about class 12th Geography, Fundamentals of Human Geography. Chapter 1, 2, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं. अपने लास्ट जो वीडियोज हैं हमारी प्लेलिस्ट है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वीडियोज जो बन चुकी हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर या लेसन नंबर 5 है प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है, और इस चैप्टर में काफ़ी सारे मैप बनेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बना देते हैं इसको. और ये देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब ह्यूमन बीइंग ने इनिशियल स्टेज में अपनी एक्टिविटी करना शुरू किया था. तो जो भी वो काम कर रहा था अपनी जो अर्निंग के लिए कर रहा था या अपनी जो नीड्स है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो काम कर रहा था वो सारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है. जैसे आप इकोनॉमी तो पढ़ते हैं तो 3 टाइप्स की एक्टिविटी देखते हैं या सेक्टर देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऐसे देखते हैं. ऐसे ही प्राइमरी एक्टिविटी जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो होती क्या है. तो प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन बीइंग ने स्टार्टिंग में कैसे अपना सर्वाइव करना शुरू किया था. आप देख रहे हैं कैसे अपने खाने के लिए वो घास मिट्टी पे भटकता था यहाँ वहाँ, और फिर वहाँ से अर्निंग करता था. फिर हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर पशुओं को पालना शुरू कर देता है. ये सारा कुछ होती है. इसमें सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी प्राथमिक क्रियाएं होती है. ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, हमारी जो कोई भी एक्टिविटी है जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी, क्वाटरनरी, फिर क्वानरी. ये एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट एज दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स. प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती हैं उनको बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली डिपेंड होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी. जो जैसे हम अर्थ रिसोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशंस, बिल्डिंग्स, मटेरियल को यूज़ करते हैं. इट दस इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग टॉपिक बनेगा हमारा, उसको पढ़ेंगे. पेस्टरल एक्टिविटी, जो हम पशुओं को बेसी जो है पशु हैं हमारे पास, जो लाइव स्टॉक है वो पालतू रखना शुरू कर देते हैं, फिर उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी बन जाती है. फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये हमारी इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटी है. नेचुरल गुड्स का हार्वेस्टिंग करना प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है, जिस जो हम नेचर पे डिपेंड होते हैं या ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले तो स्टार्टिंग किया था. ओके, फिर तो सबसे पहले बात करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग होती है. इससे रिलेटेड एक मैप भी होगा, इसमें से क्वेश्चन बनने की चांस 100% होगी आपकी. तो हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती थी? हंटिंग और गैदरिंग ये प्राइमरी एक्टिविटी की फर्स्ट स्टेज है जब ह्यूमन बीइंग ने स्टार्ट किया था अपने लाइफ को. तो इसमें जब हम देखते हैं द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस. दे subsisted on animals which they hunted. They hunted the edible plants which they gathered from forest in vicinity. जो हमारी एक्टिविटी है और जो स्टार्टिंग के अंदर जो हम एनिमल्स पे डिपेंड थे और उसकी हंटिंग करते थे, उसको मार के अपना जो है खाना बनाते थे या वो अपनी जो एनर्जी की डिमांड है उसको करते थे. तो एनिमल्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी थी उसको हंटिंग करना, उसका शिकार करके मार गिराना. उसको पहले कच्चा खाते थे, फिर उसको पकाना शुरू कर दिया, का आविष्कार हो गया. जैसे फायर इन्वेंट हुई फिर उसको पका के खाने लगे. तो जो हंटिंग थी और वो एक प्राइमरी एक्टिविटी की स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर है? और एडिबल प्लांट्स, तो जो हम प्लांट्स पर जब डिपेंड थे तो गैदर्ड कहलाया. इसका मतलब एनिमल पे डिपेंडेंसी, एनिमल पे डिपेंडेंसी क्या कहलाई आपकी? हंटिंग. और गैदरिंग क्या हुई? जो प्लांट पे डिपेंडेंसी आपकी
वो गैदरिंग कहलाई। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में जब आप एनिमल पे डिपेंड थे, एनिमल को मार के उसको अपना खाने के लिए प्रयोग करते थे, तो वो हंटिंग, और उस जो फिर प्लांट पे डिपेंडेंसी थी वो गैदरिंग। प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज जो तो पहले वाली सोसाइटीज थी, जो पहले वाले लोग थे जहाँ पे भी रहते थे, वो मेनली वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों पे ही डिपेंड थे। People located in very cold and extreme hot climate survived on hunting. जो लोग या तो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट होता था, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा या बहुत सर्दी होती है, वहाँ के लोग मोस्टली इस पर डिपेंड होते हैं, हंटिंग पे डिपेंड होते हैं, वहाँ के जानवरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे पोलर रीजन में आप देखते हैं, पोलर रीजन में जो रेंडियर है तो लोग उसी को यूज करते हैं, उसी को खाते हैं बेचारे, क्या करें, प्लांट इतने ग्रो होते नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हंटिंग वहाँ पे मोस्टली होती है। द पीपल इन दी कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिशेज, दो फिशिंग हैज एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे कोस्टल रीजन के पास जो लोग थे वो वहाँ से फिशिंग को अपना फूड की रिक्वायरमेंट के साथ लेते थे, उसको यूज करते थे, तो वहाँ पे फिशिंग करें जो कोस्टल रीजन पे थे। मैनी स्पेसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट, काफ़ी सारी जो स्पेसीज हैं आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, ड्यू टू इलीगल हंटिंग, ड्यू टू इलीगल हंटिंग या पोचिंग। आज की डेट में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे जानवरों का जो शिकार हो रहा है, जो पोचर है पोचिंग कर रहा है उनकी, और इलीगल तरीके से उसको हंटिंग हो रही है। इससे हमारी जो कुछ स्पेसीज हैं, कुछ ऐसे तरह के जो अच्छे जानवर जो वैराइटीज़ हैं वो गायब हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, एंडेंजर्ड हो गई हैं, लुप्त हो गई है, जो रेड डाटा बुक इशू करती है, ठीक है। द अर्लियर हंटर्स यूज्ड primitive tools made of stones, swings, arrows, so the number of animals killed was limited. तो उस टाइम पे जो शिकारी थे वो इस तरीके से कुछ शिकार करते थे, जानवरों के पीछे भागते थे, तो उस टाइम पे वो एक लिमिट मात्रा में थे, कम ही थे, लिमिटेड थे जो नंबर ऑफ एनिमल्स की जो हंटिंग हो रही थी वो, क्योंकि वो एक बेसिक टूल्स को यूज करते थे उन्हें मार गिराने के लिए। और अब फिर आगे मॉडर्नाइजेशन होता चला गया, तो आज की डेट में काफ़ी सारी जो हंटिंग हो रही है और वो फिर वैराइटीज़ नहीं बची, बायोडाइवर्सिटी नहीं बची, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, लॉ इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, न्यू लॉ लेके आ रही है। तो वाई हैज़ हंटिंग बैंड इन इंडिया, तो इंडिया में हंटिंग बैन क्यों कर दी, क्या कारण, क्योंकि हमें उस वैराइटीज़ को बचाए रखना है। हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या होता है, आप देखेंगे जानवर को लेके आ रहे हैं, फिर उसको पकाएंगे, यहाँ पे पका के खाएंगे, इस तरीके से अपनी तो रोजमर्रा की ज़िंदगी को जीते हैं। तो प्राइमरी स्टेज होती है प्रिविलेज जो इसको हंटिंग और गैदरिंग के साथ यहाँ देखो ये कोस्टल एरिया वाले फिशिंग अपना खाने की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मकान बना रहे हैं अपना, जो जिस तरीके से रह रहे हैं, सारी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट थी, एनिमल प्लांट पे। स्टार्ट इनिशियल स्टेज इसको क्या कहा गया था, हंटिंग और गैदरिंग। आइए बात करते हैं इसमें गैदरिंग कौन क्या होती है। हंटिंग तो क्या थी आपकी, टोटली एनिमल पे डिपेंड थी। Gathering and hunting are the oldest economic activity known. These are carried out at different levels with different orientation. Okay. Gathering is practiced in region with harsh climate condition. harsh climate condition कौन सी होती है भाई, harsh climate condition वो होती है जो या तो एक्सट्रीमली क्या होती है, कोल्ड होती है, या एक्सट्रीमली हॉट होती है, जो नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग या लाइफ के सर्वाइव के लिए क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, वहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, ना प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ना एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे क्लाइमेट को बोलते हैं हैश क्लाइमेट। हैश क्लाइमेट या जो हर्ष नाम का कोई लड़का होगा वो हर्ष नहीं बोलेगा, उसे हर्ष से अपने इस पर याद रख लेंगे, हर्ष क्या तो हैश क्लाइमेट बोलते हैं। तो हैश क्लाइमेट कंडीशन होती है जो एक्सट्रीमली कंडीशन होती है, जहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता मुश्किल होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें गैदरिंग होगी, क्या होगी, गैदरिंग होगी। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स ए प्रिमिटिव सोसाइटी हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फ्रूटफुल नहीं होता, प्रोडक्टिविटी
लो होती है तो उन लोगों को वहाँ के आसपास की चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। और वहाँ के आसपास की चीज़ें क्या होती है, सोचो जब आप जंगल में रह रहे हैं और जंगल में आप रह रहे हैं तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे, तो वहाँ या तो प्लांट पे डिपेंड होंगे या वहाँ पे एनिमल पे डिपेंड होंगे, एज ए ट्रांसपोर्ट एनिमल होंगे, या जैसे कोई मिल्क के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है जानवरों से ही होगी, ठीक है, घास मिट्टी है तो वो उन्हीं से फुलफिल होगी, या फिर आप जो वेजिटेबल्स हैं या प्लांट हैं, फ्रूट हैं, वो आपको प्लांट से मिलेंगे। तो ऐसे आपकी डिपेंडेंसी एनिमल और प्लांट पे होगी, लेकिन ज़्यादा इनपुट कॉस्ट के साथ नहीं होगी, एक लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इसमें। एंड ऑपरेट्स द वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, द यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो, द यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटल नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या होगा, जो किसी के खेतों में कहीं पे जो जंगल में जो बाग बगीचे होंगे या जो पशुओं को जो उनकी हंटिंग हो रही होगी या जो एनिमल्स होंगे उनके पास, मान लो जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस ये हैं, तो ये इतनी मात्रा में होंगे कि उनकी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं गैदरिंग। क्या बोलते हैं? गैदरिंग। तो यील्डिंग जो है पर पर्सन वेरी लो होती है, जितने वहाँ लोग होते हैं उनके हिसाब से वो यील्डिंग कम है, उत्पादन क्षमता कम है, लेकिन क्या कर रही है, सरप्लस भी नहीं है उनके पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैदरिंग। तो क्या होता है? गैदरिंग। अब गैदरिंग प्रैक्टिस अब गैदरिंग देखने को कहाँ मिलती है? हंटिंग गैदरिंग की अगर बात करें तो गैदरिंग कहाँ देखने को मिलेगी? ये है हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड। तो जब हम बात करते हैं ग्लोब पे, तो जब ग्लोब पर आप देखते हैं इक्वेटोरियल जोन में, इक्वेटोरियल जोन है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और जैसे ही टूवर्ड्स पोल जाते हैं लैटिट्यूड बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको लो लैटिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो लैटिट्यूड। इसे लो लैटिट्यूड रीजन कहेंगे, और इसको कहेंगे हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड, इसका मतलब गैदरिंग जो होती है या तो हाई लैटिट्यूड में होगी या लो जो लैटिट्यूड में होगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? हाई लैटिट्यूड में होगा, हाई लैटिट्यूड। तो आप कहेंगे जी ग्लोब पर एक्सट्रीम कंडीशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? या तो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे या इक्वेटोरियल जोन में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? टेम्परेचर है। यहाँ पर सबसे कम क्या है? टेम्परेचर है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है। तो एक्सट्रीम जो हैज़ क्लाइमेट कंडीशन है इन्हीं एरिया में देखने को मिलेगी। तो ग्लोब पर इसी लोकेशन पे जो कंट्री देखने को मिलेंगे, जो ग्लोब पर इस लोकेशन पे कंट्री देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जो गैदरिंग वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाई लैटिट्यूड की अगर बात करें, नॉर्दर्न कनाडा, तो नॉर्दर्न कनाडा की लोकेशन आती है यहाँ पे। नॉर्थ कनाडा का जो एरिया है वहाँ पर नॉर्दर्न यूरेशिया में, फिर सदर्न चिली, और उसके बाद ये तो है आपका हाई लैटिट्यूड। तो हाई लैटिट्यूड की अगर बात करें मैप में हम देखें, तो हाई लैटिट्यूड में ये वाला एरिया जो आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया है। अब ये एशिया है और ये यूरोप है, दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है? यूरेशिया। क्या बनता है? यूरेशिया बनता है। तो यूरेशिया का नॉर्दर्न एरिया, यूरेशिया का नॉर्दर्न एरिया है, और नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न जो है कनाडा है। और उसके बाद ये तो थे हाई लैटिट्यूड वाली लोकेशन थी। हाई लैटिट्यूड में एक साउथ लैटिट्यूड भी आएगा। तो साउथ लैटिट्यूड में अगर हम बात करें, तो साउथ लैटिट्यूड्स के अंदर अगर हम बात करें, तो ये वाला एरिया जो है नीचे वाला पोलर रीजन वाला, ये साउथ लैटिट्यूड में आएगा। तो साउथ में कौन कौन से है? लो लैटिट्यूड जोन जो है आपका गैदरिंग प्रैक्टिस है, अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर हम बात करते हैं लो लैटिट्यूड की, तो लो लैटिट्यूड में आप कहोगे जी नियर इक्वेटर वाला जो रीजन है, नियर इक्वेटर वाला रीजन जो है ये कौन सा है? ये वाला जो आपने बताया था जी इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करें, तो ये लो लैटिट्यूड है। तो इसी बेल्ट में आपने क्या करना है, जो लैंड रीजन है, जो लैंड रीजन आ रहा है उसी को कवर कर देना है। ये वाला रीजन और यहाँ पर ये वाला रीजन, ये लोकेशन बन गई आपकी। लो लैटिट्यूड में गैदरिंग होती है। अब आप इसको नाम कैसे दे दोगे? यहाँ पर जो है अमेजन रिवर है, साउथ अमेरिका में लोकेशन में अमेजन रिवर है, तो अमेजन रिवर्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो गैदरिंग हो रही है। फिर इसके बाद सेंट्रल अफ्रीका, इसको सेंट्रल अफ्रीका का नाम दे देंगे, ये सेंट्रल अफ्रीका की गैदरिंग हो रही है।
इसके बाद फिर आ रहा है ये नॉर्थ फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये वाला एरिया, यहाँ पर भी गैदरिंग हो रही है। और उसके बाद आपने क्या देखा, दो तरीके से कैसे याद रखा, हाई लैटिट्यूड में ये लोकेशन है, ठीक है, लो लैटिट्यूड में ये वाला सेंट्रल रीजन है, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना थोड़ा सा पार्ट क्या है, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया वाला जो सेंट्रल पार्ट है उसमें गैदरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस मैप से याद रख लेंगे, लोकेशन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कहाँ पर होती है गैदरिंग। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आता है पेस्टोरलिज्म क्या होता है। पेस्टोरलिज्म क्या होता है, पेस्टोरलिज्म होता है जब आपके पास पालतू पशु हैं, उनको चराते हैं, आप कहीं लेके जाते हैं, उनको अपनी जो बेसिक नीड्स के लिए रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं पेस्टोरलिज्म। ओके, दिस मीन्स डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन पैस्चर। तो पैस्चर्स में जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स होती है उसको पेस्टोरलिज्म कहा जाता है। दिस इज कैरिड आइदर एट सबसिस्टेंस लेवल नोन एज nomadic herding or at commercial level known as commercial livestock rearing। तो जो आपके पास ये पशु हैं, जो मवेशी हैं, जो आपके पास गाय भैंस बकरी जो भी हैं, अगर ये आपके पास लिमिटेड मात्रा में है, सिर्फ आपकी डोमेस्टिक नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जो एक एज ए सब्सिस्टेंस लेवल है। सब्सिस्टेंस क्या होता है, सब्सिस्टेंस होता है जो आपकी जरूरत के अनुसार जितना जरूरत होता है उतना ही आपको मिले या उतना ही आप प्रोड्यूस करें, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस पे लेवल पे हो तो ऐसे को बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। आपके घर में आपके, अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो आपके घर में मान लो जो आपको दूध की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपके घर में मवेशी पशु हैं, तो वो आप उस दूध को बेच नहीं रहे, एज ए डेयरी फार्मिंग नहीं है आपके पास, तो उसको हम नोमैडिक हर्डिंग कह सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लगा दी आपने बहुत ज़्यादा हाइबर्ड जो गायें ले आए ताकि दूध ज़्यादा पैदा हो, तो वो दूध आप बेच के ज़्यादा पैसे की अर्निंग सोच रहे हैं, डेयरी फार्मिंग बना दी आपने, तो वो पैसे के साथ आप क्या कर रहे हैं, वो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे पशुओं को रखना कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहलाता है, समझ गए। तो अगर आप सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के लिए है तो नोमैडिक हर्डिंग बोलेंगे, और अगर वो कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहा जाएगा, अगर वो आपकी बेसिक नीड्स से सरप्लस है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड पेस्टोरल नोमैडिज्म। नोमैडिक हर्डिंग को पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कहा जाता है। इट इज ए परमिटिव एक्टिविटी वेयर हर्डर्स मूव विद देयर लाइवस्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो जब परमिटिव सोसाइटीज़ जो थी, स्टार्टिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ थी, जो हर्डर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर लाइवस्टॉक को लेकर जाते थे, सर्च ऑफ फूड, उन जानवरों को चराने के लिए लेके जाते थे। ठीक है, दे rely on animals for food, clothing, shelters, tools and transport। तो इन सब के लिए वो एनिमल पे ही डिपेंड होते थे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड इन डिफरेंट रीजन्स लाइक। तो जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के होते थे, वो रियरिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको अब वेराइटीज देखेंगे। जैसे रीजन कौन कौन थे, जो कैटल है इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो कैटल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। फिर सिप है, सिप, गोट एंड कैमल इन सहारा। तो सहारा के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, सिप, गोट एंड कैमल। एशियाटिक डेजर्ट के अंदर भी ये देखने को मिलती है। उसके बाद जो याक है, याक इल्मास इन तिब्बत एंड एंडीज। तो याक जो है वो तिब्बत रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इल्मास जो है वो एंडीज क्या है, साउथ अमेरिका का जो एंडीज माउंटेन है, तो ये है वो आपका इल्मास ज़्यादा देखने को मिलता है एंडीज एरिया के अंदर, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। क्लियर है। तो रेंडियर है, रेंडियर इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज। अदर एरिया इंक्लूड मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, यूरेशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड मेडागास्कर। इन लोकेशंस में आपको नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिली। लोग अपने पशुओं को ले जाके उन्हीं को जगह जगह पर फूड की सर्च में उनकी जो रियरिंग हो रही है, ताकि आके उसको बाद में क्या करें, वो अपनी जो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लें, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनके पास ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, अब ये है मैप आपका जो नोमैडिक हर्डिंग है। इससे पहले नोमैडिक हर्डिंग से पहले क्या था, गैदरिंग थी, कैसे लोग पेड़ पौधों पे डिपेंडेंसी थी। अब यहाँ पर एक ग्रुप रखेंगे, पशु रखेंगे, उनको चराने जा रहे हैं,
तो कौन कौन सी लोकेशन है वर्ल्ड में जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लोग ऐसा काम करते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आपने देखा जी एक नॉर्थ वाला पॉइंट तो याद ही रखना है, क्योंकि भी नॉर्थ एरिया में जो रेनडियर आपने अभी पढ़ा था आर्कटिक में रेनडियर इल्मास जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनको, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक एंडीज, ये वाली लोकेशंस पे एंडीज पे भी देखने को मिलता था, तो इल्मास था वो एंडीज वाले लोकेशन पे था, वहाँ पे रेनडियर था आर्कटिक ओशियंस। फिर उसके बाद जो टोटली आप देखेंगे डिजर्ट एरिया है, डिजर्ट एरिया ये वाला एरिया सेंट्रल जो नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ फिर मंगोलिया, ये मंगोलिया, तो ये पूरा एरिया कवर होता है, ठीक है। और फिर ये जो साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका और एक मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। और उसके बाद तो ये जो एक पशुओं को रखते हैं इनका जो काम है वो एक बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है। भेड़ बकरी से जो है वूलन है ऊन लेनी है, या जो गाय भैंस से जो है दूध लेना है, कैमल को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ठीक है। ये जो ग्रुप होते हैं, जो कबीले होते हैं, इन पशुओं को मवेशियों को रखे हुए हैं उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, बेसिक नीड्स फुलफिल करना है। तो ऐसे लोग मतलब ऐसे कबीले टाइप के लोग पूरे वर्ल्ड में अभी कहाँ देखने को मिलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। याद हो जाएगा ये मैप, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग वो है, अब वो जिनके पास वो भेड़ बकरियां थी, तो वो भेड़ बकरियां जो थी वो एक बड़े ग्रुप के साथ देखने को मिलेगी, विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। अब और ज़्यादा इनपुट लगाया जाएगा ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, उसको बोलेंगे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक। दिस प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर्स, इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये कैपिटल इंटेंसिव होती है, कैपिटल ज़्यादा लगाई जा रही है यहाँ पे, क्लियर है। This activity is done on vast ranches that are permanent. Modern society technology with emphasis on breeding, genetic improvement, disease control and health care is done. तो यहाँ पर एक जेनेटिक इवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, जो ब्रीडिंग हाई ब्रीडिंग जो वैराइटीज़ हैं वो देखने को मिलेगी, जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कैपिटल क्या हो रही है यहाँ पे, इंटेंसिव हो रही है, इंटेंस तो मतलब और ज़्यादा कैपिटल लगाई जा रही है और कैपिटल लगा के आउटपुट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ मीट वूल हाइड्स इज डन एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेज आर रियर्ड इन दी रेंचेज। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सदर्न वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल एशिया आर मेजर सेंटर ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की लोकेशन कौन कौन सी है, ये लोकेशन है। कारण क्या है, अब आपने देखा कैपिटल इंटेंसिव होगी तो उस टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर जो कंट्रीज काफ़ी पैसे वाले लगे होंगे कि इन्वेस्टमेंट भी पड़ती देखा होगा, जैसे उन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया होगा तो जंगलों से निकल के आए हैं अभी, अब वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ करेंगे उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, स्कूल कॉलेज तो खुलने से रहे, उनमें इंजीनियर तो बनने से रहे, तो जो उनके पास जो पशु थे, जो उनके पास लाइफ स्टॉक था, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग होगी। तो कहाँ से कौन कौन से कंट्रीज से हुई है जहाँ आज भी ज़्यादातर देखने को मिलता है एज ए बिजनेस बना हुआ है, वो कौन कौन से एरिए हैं, ये एरिए हैं आपके जो नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्टर्न जो नॉर्थ यूएसए और कनाडा वाला इलाका है, और इसके बाद जो अफ्रीका का साउथ वेस्ट एरिया है, और जो साउथ अमेरिका का साउथ एरिया है, और उसके बाद टोटली ऑस्ट्रेलिया तो आपको टोटली दिखाई देगा, और उसके बाद ये जो सेंट्रल एशिया यूरेशिया वाला एरिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आज भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं, जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा तो भेड़ें हैं। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वूलन का एक्सपोर्ट जो कौन कर रहा है, वूल का एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक जो बनाया गया एज ए बिजनेस है आज भी इन कंट्रीज में देखने को मिलता है, बड़े लार्ज स्केल में देखने को मिलता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ वेस्ट अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट एंड सेंट्रल एशिया मेजर सेंटर कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड रहेगा, ये वाला, हाँ यहाँ न्यूजीलैंड है, तो ये वाला एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग गए भी होंगे तो पूछ भी सकते हैं, तो बड़ी बड़ी डेयरी फार्मिंग देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो ये लोकेशंस हैं जहाँ पर लाइव स्टॉक कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है या होती थी पहले से।
नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होती है भाई? फार्मिंग की अगर हम बात करें तो एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग, एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग और एक होती है प्लांटेशन फार्मिंग। मतलब प्लांट लगा के, प्लांट के तौर पे जैसे रबड़ है, टी है, वो प्लांट क्रॉप हो गई, शुगर केन हो गया। मिक्स्ड हो गया जब टू टाइप्स की क्रॉप को एक साथ रखा जाता है। कॉमर्शियल हो गया जब आप पैसे के लिए उसको लगा रहे हैं। अब सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग होती है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग या फार्मिंग या एग्रीकल्चर। और इसके टू टाइप्स हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी जरूरत थी उसको पूरा करने का एक तरीका था परमिटिव। परमिटिव का मतलब जो पहले लोग कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। दूसरा है इसमें आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब फिर उसमें कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाई हमने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते चले गए। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, सब्सिस्टेंस, परमिटिव, इंटेंसिव। फिर हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो फार्मिंग है तो कॉमर्शियल फार्मिंग टू टाइप से है। एक है लाइव स्टॉक और दूसरी है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक तो हम जैसे जानवर हैं हमारे पास, उन मवेशी जो जानवर है लाइव स्टॉक है उसको डेयरी फार्मिंग लगा के, पोल्ट्री फार्म लगा के उसको एज ए बिजनेस बनाते हैं, उसको कॉमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। फिर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक आज के टाइम पे जब आप देख रहे हैं किसी एक एरिया में ग्रेन मार्केट है, गेहूँ ही गेहूँ है, प्रोडक्टिविटी भी वीट की हो रही है, किसी में राइस की हो रही है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कनाडा के अंदर विनीपेग वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीट मार्केट है। तो इस तरीके से आज के टाइम पे कहाँ लाइव स्टॉक है, कहाँ कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल को पढ़ेंगे। तो फार्मिंग देखिए आपने, फार्मिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। जब आपकी नीड्स के लिए आप फार्मिंग करते हैं तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। जब आप बिजनेस पैसे के लिए करते हैं तो उसको कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। और जब आप 2 या 3 टाइप्स की जो क्रॉप को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं। और जब एक एज ए प्लांट आपकी कोई क्रॉप होती है उसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। इसी को हमने अभी डिस्कस करना है अपनी एक्टिविटी के अंदर। बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स। Based on method of farming, different types of crops are grow and livestock raised. The following are the main agriculture system: subsistence agriculture, one in which the farming areas consume all. जो एक फार्मिंग एरिया है अगर वो सारे का सारा अपना कंज्यूम कर लेता है तो उसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। तो ये जो आपकी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये 2 टाइप्स की एग्रीकल्चर है, अभी डिस्कस की थी हमने। एक है परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरी है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव और परमिटिव में डिफरेंस क्या है? इंटेंसिव में क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। परमिटिव सोसाइटी थी, सबसे पहले जो लोग थे वो कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर रहे थे, कैसे अपनी सर्वाइव कर रहे थे उस क्रॉप के साथ। ओके, क्लियर है। अब आता है परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ये वही वाइडली अफ्रीका, ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। डिफरेंट नेम्स आर गिवन इन द डिफरेंट प्लेसेस लाइक जूमिंग। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अगर हम बात करें इंडिया की तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपका जो है आसाम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, वहाँ पर इसको जूमिंग कहते हैं। जो परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या थी, जो लोग खाली पड़े जो जंगल हैं, जंगलों को काट के जो पेड़ पौधे हैं, अब ना किसी को एक लैंड प्रोवाइड की गई थी, उन पेड़ पौधों को काट कर जलाकर वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते थे, फिर 1-2 साल के बाद कहीं दूसरी जगह करते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह देते हैं। तो ऐसे एग्रीकल्चर को बोलते हैं परमिटिव। तो पुराने टाइम में लोग कैसे खेती करते थे, कोई टूल्स नहीं है इनके पास, कोई साइंटिफिक इम्प्लीमेंट नहीं है इनके पास। तो ये सबसे पहले जो जूमिंग है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जूमिंग, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, जूमिंग किसे कहा जाता है, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो क्रॉप होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको जूमिंग बोलते हैं। फिर आती है मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर जब ऐसी खेती होती है, पेड़ पौधों को, जंगलों को काट के एग्रीकल्चर करना, फिर दूसरी जगह करना, उसको बोलते हैं मिल्पा। लदांग, लदांग कहाँ कहलाती है? इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी जो करते हैं फार्मर्स। फिर इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, काटो या जलाओ कृषि या बुश फैलो कृषि। एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो स्टेज पढ़ रहे हैं हम। पहले क्या है, हंटिंग गैदरिंग हो रही थी। हंटिंग गैदरिंग के साथ फिर क्या कर रहे थे आप? नोमैडिक हर्डिंग हो रही थी, पालतू पशु बना लिए थे, जानवरों पे आप डिपेंड हो गए थे। नोमैडिक हर्डिंग के बाद फिर आप जो है पहले हंटिंग गैदरिंग, फिर नोमैडिक हर्डिंग, फिर लाइफ स्टॉक जो है आपका कॉमर्शियल हो चुका था। उसके बाद फिर आप एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे और एग्रीकल्चर स्टार्टिंग स्टेज को क्या बोलेंगे? परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलेंगे। और दूसरी को, जिसमें आज की डेट में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इंटेंसिव, कैपिटल बढ़ जाएगी उसमें। कल्टीवेशन इज डन थ्रू
परमिटिव टूल्स कौन कौन से थे? बाय क्लियरिंग पैचेज ऑफ लैंड आफ्टर 3 to 5 years when the soil loses its fertility, then new land is cleared for cultivation. तो न्यू लैंड को क्लियर करना पड़ता था, पेड़ को काट देते थे, लकड़ी जो यूज होती थी ईंधन के तौर पे घर में यूज होती थी या कॉमर्शियल तरीके से उसको बेचने के पैसे कमाए जाते थे और फिर उस जगह पे एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टाइम फिर कुछ वर्षों के बाद दोबारा से वहीं पे आ जाते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आज भी? तो कहाँ, जहाँ पर आपको फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी, लैंड एरिया आपके पास अवेलेबल होगा भाई, जहाँ ज़मीन ज़्यादा होंगी तो खाली पड़ी है, मालिक नहीं है कोई, तो एक साल यहाँ पे एग्रीकल्चर वहाँ पे थी, वहाँ पे तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा, पंजाब अगर बात करें जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन आ चुका है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन को देखते हुए आप देखेंगे ज़मीन जो लैंड का जो एस्टेब्लिशमेंट जो कितने सारे इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट आ चुके हैं, उनके अंदर क्या क्या एक आपकी पर्टिकुलर लैंड एरिया बना दिया गया है, उसमें कितनी सारे इनपुट कॉस्ट लगाते हैं आप, कितने सारे साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर आज भी बेसिक तरीके से, तो जो जंगल वाला एरिया होगा तो वो जंगली वाला एरिया कहाँ होगा? जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है भाई, हैवी टेम्परेचर होगा, हैवी टेम्परेचर वाटर इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो रेनफॉल होगा, तो डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये वाला जो अमेजन वाला जो एरिया है, सेंट्रल अफ्रीका वाला जो एरिया है, उसके बाद ये वाला जो इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, और उसके बाद थोड़ा सा सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया अगर हम कहें, तो जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होगा, ज़मीन होगी, जंगल होंगे, वहाँ पर होगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो अगर बात करें बेवार कहते हैं, और जो केरला है, केरला में कुमारी कहते हैं। तो ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे नेम भी है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे भाई, मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्या होता है, कैसे याद रखेंगे? जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है तो रेनफॉल होगा तो फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होंगे, और फॉरेस्ट है तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो फार्मिंग के लिए आप जो क्रॉप है, जो ट्रीज हैं, उनको कट करके अपनी जो स्लैश एंड बर्न वाली एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐसे लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोकेशंस हो गई आपकी ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका, और डिफरेंट नेम्स की आपकी लोकेशन बन चुकी है। इसके बाद फिर आता है एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी होती है? जिसमें आप न्यू टूल्स को यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। Basically, there are two types of intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation. Intensive subsistence agriculture dominated by crop other than paddy. तो आपने देखा यहाँ पर टू टाइप्स की क्रॉप देखी। टू टाइप्स की क्रॉप्स में क्या किया आपने कहा जी अगर हम बात करें कि एक तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर थी कौन सी थी, आपने कहा जी स्टार्टिंग के अंदर परमिटिव। पहले वाली कौन सी थी? परमिटिव। पहले वाली थी आपके पास परमिटिव, दूसरी थी इंटेंसिव। परमिटिव मतलब जो पहले वाले जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, इंटेंसिव। और इंटेंसिव की अगर बात करें आज की जो हम डेट की बात करें तो इंटेंसिव के भी टू टाइप्स बना दिए गए हैं। टू टाइप्स कैसे कैसे हैं? एक वो एरिया जो वेट पेडी एरिया है, वेट पेडी एरिया मतलब आप देखेंगे जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, मॉनसून वाला क्लाइमेट होता है, तो उसमें आप देखोगे जैसे हरियाणा में अगर बात की जाए तो मेन एग्रीकल्चर क्रॉप जो है राइस को बना दिया गया है। राइस कल्टीवेशन हो रहा है, मानसून से बरसात हो जाती है, खेतों में पानी हो जाता है, तो अच्छे से इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बना हुआ है। तो आप देखोगे वहाँ पर जहाँ बरसात अच्छी होती है तो वेट पेडी एरिया में आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, एक प्रकार से अर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तो वो एरिया है जो वेट पेडी एरिया है, और एक अदर क्रॉप एरिया है, मतलब जहाँ पर पेडी नहीं होती, अदर पेडी क्रॉप एरिया है। इस तरीके से दो तरीके से आज क्या हो रही है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रही है। क्लियर है पॉइंट?
तो एक है क्रॉप अदर देन पैडी और एक है वेट पैडी कल्टीवेशन। अब यहां पर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जिसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा रही है जो फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर है एरियाज ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्थ अगर बात कर रहे हैं, इसमें आप जो डार्क कलर में देख रहे हैं, डार्क ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं, वेट राइस डोमिनेटेड क्रॉप, वहां पर सबसे ज्यादा जो क्रॉप हो रही है कौन सी हो रही है? सबसे ज्यादा क्रॉप हो रही है आपकी राइस। तो राइस जहां मॉनसून सबसे ज्यादा होता है, तो मॉनसून क्लाइमेट आप जानते हैं इसी बेल्ट में होता है, जहां पर सबसे ज्यादा ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, तो ये वाला इंडिया का ईस्टर्न जो आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये है आपका वेट पेडी एरिया जहां पर धान की खेती अच्छी होती है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में तो 3 टाइम्स राइस कल्टीवेट होता है ड्यूरिंग होल ईयर, तो 3 बार राइस की खेती होती है, और वेस्ट बंगाल में 2 टाइम्स हो रही है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद उससे चाइना, ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं आप ये वाले लोकेशंस। फिर यहाँ पे जो है इंडोनेशिया का कुछ पार्ट है जहाँ पर वेट राइस कल्टीवेट हो रहा है। फिर उसके बाद अदर क्रॉप हैं जो राइस से अदर हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन सा एरिया है? ये वाला जो एरिया है वो एग्रीकल्चर जो राइस से अलग है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की फूड की रिक्वायरमेंट कौन करने वाला है? तो फूड की रिक्वायरमेंट ये एरिया करने वाला है पूरे वर्ल्ड की। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन लाइक कोको एंड कॉफी, West Africa by French, tea in India and Sri Lanka, rubber in Malaysia, sugarcane and banana in West Indies by British, coconut, sugarcane in Philippines by Spanish, etc. Here agriculture is done on large estates or plantations, requires huge capital, investment and scientific method of cultivations. तो वही जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन क्रॉप जितनी भी हैं वो सारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। तो आप देखते हैं आज भी दार्जिलिंग के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो बागान हैं, चाय के बागान हैं, उनमें भी फॉरेनर्स कंपनियां ही काम कर रही हैं। तो एक लार्ज एरिया पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। फिर कॉफ़ी फेजेंडाज लार्जेस्ट प्लांटेशन आज इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस। तो ब्राज़ील के अंदर आज भी अगर हम बात करें, जो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी प्लांट है उनको फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडाज कहा जाता है। तो जो चाय के जो कॉफ़ी के बागान हैं अफ्रीका के अंदर, उनको फजेंडा कहते हैं। तो उन फजेंडा का आज भी मैनेजमेंट यूरोपियंस करते हैं, यूरोपियन कंपनी काम कर रही है वहाँ पे। तो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे महंगी एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आप जो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक के साथ एज ए बिजनेस बनाने के साथ आप क्या कर रहे हैं? कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ग्रेन जो अनाज है वो इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि एक पैसा कमाना है आपने। दिस इज प्रैक्टिसेड इन द इंटीरियर ऑफ सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ मिड लैटिट्यूड लाइक यूरेशिया, यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, कंटेम्परेरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये क्या है भाई? ये ग्रास लैंड है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के ग्रास लैंड हैं जहां पर आपको ग्रेन कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। क्या है जो ये ग्रास लैंड है, कौन कौन से हैं? वो MCQs बनेंगे आपके, किस लोकेशन पे कौन से ग्रास लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। 3 लाइन को ड्रा करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आता है भाई साउथ अमेरिका, यहाँ पर आता है नॉर्थ अमेरिका, एंड यहाँ पर आता है अफ्रीका,
और ये आता है आपका इंडिया, एशिया और यूरोप, यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्रास लैंड होते हैं जो जहाँ पर वीट कल्टीवेशन, जो ग्रेन कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ 2 टाइप्स के ग्रास लैंड होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। क्या होता है? होता है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड वो ग्रास लैंड होता है जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ये है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। तो कुछ ग्रास लैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रास लैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कुछ ग्रास लैंड रीजन में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ वाले। ठीक है। इसके बाद फिर ग्रास लैंड आते हैं सब ट्रॉपिकल। दूसरे ग्रास लैंड जो हैं वो है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कहाँ देखने को मिलेंगे? नॉर्थ अमेरिका में, जिसका नाम प्रेयरी है, और यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलेंगे, या फिर नीचे साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, या साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो ग्रास लैंड है ये है पंपास। ये ग्रास लैंड है जहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर होती है। तो अर्जेंटीना में पंपास देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न पार्ट में जो ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं वो डाउन्स ग्रास लैंड, या न्यूजीलैंड के अंदर जो ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं कंटेम्परेरी जो है ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेयरी ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर स्टेपीज ग्रास लैंड देखने को मिले हैं। ठीक है। तो ये जो कलर में आपके सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, और जो हाई लैटिट्यूड में है सब ट्रॉपिकल है, और जो लो लैटिट्यूड में है वो आपके कौन सा ग्रास लैंड है? वो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। तो ये सारी की सारी जो लोकेशन मैंने बताई, ये सारी की सारी लोकेशन, यहाँ पर ये सवाना है, इनका नाम जो है सवाना ग्रास लैंड है। सवाना ग्रास लैंड जो अफ्रीकन एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर ग्रास लैंड की अगर बात करें अफ्रीका के अंदर जो तानोस ग्रास लैंड है। ठीक है। तो ये ग्रास लैंड रीजन है जहाँ पर ग्रेन अच्छे तरीके से कॉमर्शियल लेवल पे होती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा स्टेपीज कहाँ है? यूरेशिया के अंदर है। कनाडा के अंदर क्या है? प्रेयरी, नॉर्थ अमेरिका में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। वेल्ड्स कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स है। और काउंटरबरी प्लेन्स जो है न्यूजीलैंड के अंदर है। तो यहाँ पर क्रॉप्स लाइक वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट एंड राई आर ग्रोन। तो ये फसलें यहाँ पर, एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड एज फार्म्स आर वेरी लार्ज। तो फार्म काफ़ी लार्ज एरिया में होते हैं। देयर इज लो यील्डिंग पर एकड़ बट हाई यील्डिंग पर पर्सन। तो लो यील्डिंग पर एकड़, एक एकड़ में अनाज कम पैदा होता है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, सरप्लस होता है इनके पास अनाज। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है ये जो एरिया है आपका एक्सटेंसिव एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ कहाँ होती है, ये देखेंगे आप। ये वाला एरिया आ गया जहाँ पर विनिपेग है, वर्ल्ड्स की ग्रेन मार्केट है विनिपेग। यहाँ पंपास है, ये पंपास है, ये वेल्ड है, ये आपका स्टेपीज है, और ये आपका डाउन्स है। तो ये ग्रास लैंड एरिया है। ठीक है। जहाँ पर आपकी ग्रेन जो फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, ये लोकेशन। क्लियर है पॉइंट? ये आ गया प्रेयरी, ये आ गया आपका पंपास, ये आ गया आपका वेल्ड, ये आ गया आपका डाउन्स, और ये आ गया आपका स्टेपीज। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? दिस इज ए प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। Here crop cultivation along with animal husbandry is practiced. Crops like wheat, barley, oat, rye, maize, fodder and root crops along with the rearing. तो यहाँ पर किसान क्या करता है? फार्मिंग के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी अपने साथ, पशुओं को भी पालता है खेतों में, या जो उसको बोला गया मिक्स फार्मिंग। तो जब पशुओं को आप अपने साथ घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो मिक्स फार्मिंग में जब आप लाइव स्टॉक को साथ में लेके चलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट करके चलते हैं, तो हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड्स के कंट्रीज में देखने को मिलेगी, इसके मतलब वहाँ लोगों की
इनकम का साधन कुछ ज़्यादा ही होगा। तो ये एरिया कौन कौन से हैं आपके, ये रहा आपका वही वेल्स वाला एरिया, उससे थोड़ा आगे, और ये यूरोप को पूरा कवर कर देंगे यूरोपियन बेल्ट में। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल से नीचे है, जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन थी ना उससे नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम कंडीशन थी ऊपर चले जाओ उससे। तो इस लोकेशंस पे आपको जो है मिक्स फार्मिंग देखने को मिलती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग की अगर बात करें, इट इज प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू कॉस्ट ऑफ फीडिंग, मिल्चिंग मशीन्स, एनिमल्स, शेड स्टोरेज फैसिलिटी, वेटरनरी सर्विसेज एटसेट्रा. It is also labor intensive as rigorous care of animals is also needed. There is no off season during the year as in case of crop rising. तो भाई ये जो डेयरी फार्मिंग है, तो डेयरी फार्मिंग काफ़ी उस एरिया के अंदर होती है जहाँ पर हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो हाईली कैपिटल इंटेंसिव की लोकेशंस पे फार्मिंग देखने को मिलेगी। अभी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर डेयरी फार्मिंग। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट्स पे, जहाँ पर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के नज़दीक आप देखेंगे जब शहर होता है, शहर के आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है, मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है जो पशुओं को रखना, डेयरी फार्मिंग हो जाता है, तो ताकि शहर में जाके आसानी से बेचा जा सके। ऐसे जहाँ जहाँ पर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखने को मिलेंगी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ये वाला एरिया, ठीक है। और फिर ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंस एरिया है, तो वहाँ पर आपको डेयरी फार्मिंग देखने को मिलेगी। तो ये डेयरी फार्मिंग देखने को मिल रही है इन्हीं लोकेशन पे। तो जैसे यहाँ पर न्यूयॉर्क है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सिटी एरिया है, अर्बन एरिया जहाँ पर होगा, जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए आप जैसे जानते हैं कि सिटी होता है, एक शहर होता है, शहर के आसपास के जो गाँव हैं उन लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है, डेयरी फार्मिंग ही हो जाता है। नेक्स्ट है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरियन एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट्स कंडीशन होती है, हाँ भाई, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड इंपॉर्टेंट सप्लायर इन सिट्रस फ्रूट्स, viticulture. This refers to cultivation of grapes in Mediterranean regions. Inferior grapes are made into rising and currant, while superior grapes are processed into wines. Figs and olives are also cultivated. तो जो मेडिटेरियन क्लाइमेट्स कंडीशन है वो कहाँ देखने को मिल रही है, वो आपका साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न कैलिफोर्निया, सम पार्ट ऑफ चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये लोकेशन देखने को मिल रही है। इसके बाद है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन हाईली डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर वाला जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आगे के जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आप कौन कौन सी स्लाइड्स देख चुके हैं, अब एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आप डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले आप डिस्कस कर चुके थे जो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे इकोनॉमिक सेक्टर, हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आप हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ साथ गैदरिंग क्या था, गैदरिंग के बारे में जान चुके हैं। गैदरिंग प्रैक्टिस कहाँ होती है, किस किस लोकेशंस पे होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पर ये गैदरिंग होती है। फिर उसके बाद आप पढ़ चुके हैं, ये लोकेशन देख चुके हैं जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन थी या तो ट्रॉपिकल में होगी या पोलर रीजन में होगी। उसके बाद फिर पेस्टोरिज्म क्या होता है, जब आप पशुओं को लेके चराने कहीं पे लेके जाते हैं, अपने पालतू पशु बना लेते हैं, वो कहीं हर्डिंग के लिए लेके जाते हैं, तो रियरिंग के लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, अगर वो आपके बेसिक नीड्स के लिए तो नोमेडिक है, अगर वो आपके पैसे के लिए तो उसको कॉमर्शियल लाइव स्टॉक बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नोमेडिक हर्डिंग परमिटिव एक्टिविटी थी।
उसके बाद फिर आपने ये लोकेशन देखी कहाँ पर परमिटिव सोसाइटीज आज भी क्या कर रही हैं, जो परमिटिव एग्रीकल्चर के तौर पे या परमिटिव सब्सटेंसिव के तौर पे यूज कर रही है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो कहाँ हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसके लिए। फिर उसके बाद जो ये लोकेशंस देख चुके थे, फिर आप जो फार्मिंग पढ़ चुके थे, सब्सिडेंस फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, मैक्सिकन फार्मिंग, अभी तक हम ये वाले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब लाइव स्टॉक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है और प्लांटेशंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पार्ट बच गया है इसी लेसन का, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू for watching us. Have a nice day.